हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमाबाद पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज फर्स्ट के लिए है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। इस सीरीज में कुल 30 प्रैक्टिस सेट आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जिसमें एक्स आकृति निहित है। इन्हें आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये आकृति आपकी छिपी हुई है। तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये आकृति कहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको ये आकृति आपको इस वाली आकृति में दिखाई देगी। देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगी, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर आपकी इस तरह से। ठीक है, ये आकृति आपकी कहाँ है, इसमें इस तरह से छिपी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से भरिए। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 57, 54, 58, 55, 59, 56, 60। तो देखिए इसमें दो सीरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी। 57 के बाद 58, 58 के बाद 59, 59 के बाद में 60। इधर देखिए 54 के बाद 55, 55 के बाद 56। तो 56 के बाद में क्या आएगा यहाँ पे 57। कितना आएगा 57 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। गणना में परसेंटेज त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि बताइए कितनी होगी। देखिए करना कैसे था, 5/4 से गुणा करना था। ठीक है, 5/4 से गुणा करना था। ठीक, कितने से कर दिया, तो 4/5 से गुणा कर दिया। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज त्रुटि, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। यानी कि 25 के स्थान पर किससे गुणा कर दिया, तो 16 से गुणा कर दिया। कितने का अंतर आया, तो आप कहेंगे 25 माइनस के 16, यानी कि 9 का अंतर आया। तो 9 का अंतर कितने पे, ओरिजिनल संख्या कितनी थी 25। तो कितना परसेंट हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का। 25 से कटेगा 4 4 ने 36, यानी कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, तो 36% की त्रुटि आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बता देते हैं आपको कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से क्या होता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्लियर। और यहाँ पर राज्यसभा आई, तो राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए पहला पॉइंट नोट करिए आप राज्यसभा के बारे में कि ये क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सदन स्थायी सदन है। तो राज्यसभा क्या है, आपका स्थायी सदन है। ठीक है, यानी ये कभी भी क्या होता है, भंग नहीं होता है और ना ही कभी समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट नोट करिए राज्यसभा के बारे में, ये क्या है, उच्च सदन है। उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन आपका राज्यसभा है। क्लियर। तीसरा पॉइंट नोट करिए, इसके सदस्य होते हैं, इन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। ठीक है, कितना होता है कार्यकाल, तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, और हर 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, और राज्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा तो आपका अस्थायी सदन क्या है, स्थायी सदन है, यानी ये क्या है आपकी कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा कार्यकाल क्या होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होती है। इसके अलावा बात करें इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है, यानी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो आयु से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सारे पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधानमंडल का सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष, और उस विधानमंडल का यानी किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। बात करें 21 वर्ष की, 21 वर्ष क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा 30 वर्ष किसके लिए होती है, तो विधान परिषद अथवा
राज्यसभा, ठीक है। विधान परिषद अथवा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? तो 30 वर्ष। देखिए 25 वर्ष आपका मुख्यमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु होती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो भी आपकी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, संसद सदस्य, ठीक है, यानी एमपी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष ही होनी चाहिए। क्लियर? और 35 वर्ष किसके लिए होती है? तो 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और क्या है, और एक आपके राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। और वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, ठीक है। तो आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो आपके सारे क्वेश्चन करा दिए गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है निम्नलिखित में अगला अक्षर क्या आएगा? ए जेड सी एक्स एफ यू जे के बाद में क्या आएगा? तो देखिए ए और जेड क्या एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, ऐसे सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एफ और यू एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जे के विपरीत अक्षर कौन सा आता है? जे के विपरीत आता है आपका क्यू। तो यहाँ पे अगला अक्षर कौन सा आएगा? क्यू आएगा। इसको देखिए, दीपिका 10 रुपये 20 रुपये और 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है। वह हर वर्ष अगर 8,000 रुपये खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? यानी औसत लागत निकालनी है। तो देखिए औसत लागत कैसे निकालेंगे? जब हमें पता होगा कुल खर्चा कितना है और कुल कितना लीटर दूध लिया गया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि पहले वर्ष कितना दूध आया है। तो पहले वर्ष दूध आया है आपका 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, 8,000 रुपये खर्चा आया, इसका मतलब दूध कितना आया होगा? 8,000 बट्टे में 10 यानी कि 800 लीटर। दूसरे वर्ष कितना आया होगा? तो दूसरे वर्ष भी खर्चा कितना है? सेम ही खर्चा यानी 8,000 रुपये, लेकिन दूध की कीमत कितनी हो गई है? तो 20 रुपये पर लीटर दूध है। तो दूध कितना होगा? तो 400 लीटर दूध होगा। तीसरे वर्ष कितना दूध आया होगा? तो तीसरे वर्ष दूध आया होगा आपका, खर्चा 8,000 ही है लेकिन कीमत कितनी हो गई है? तो 40 रुपये कीमत हो गई है। इसका मतलब दूध आया होगा आपके 200 लीटर, ठीक है। इसका मतलब कुल दूध कितना आया? तो कुल दूध हो गया आपका 800 प्लस 400 1200 और 200 1400, कुल दूध हो गया 1400 लीटर। और कुल खर्चा कितना है? कुल खर्चा कितना है? तो हर साल जो खर्चा है वो 8,000 रुपये का है, ठीक है। तो 3 साल का खर्चा कितना हो जाएगा? 3 गुणा 8,000 यानी कि 24,000, ठीक है। खर्चा 24,000 है, दूध कितना है? 1400 लीटर। तो प्रति लीटर दूध कितना हो जाएगा? यानी औसत बराबर क्या होता है? कुल खर्चा बट्टे में कुल दूध। तो औसत बराबर हो जाएगा आपका, कुल खर्चा आपका 24,000 है और दूध कितना आया है? तो 1400 लीटर आया है। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा आपका 120 बार। तो ये हो जाएगा आपका 120 बटे में 7, यानी कि ये करेगा आपका 17 7 119 यानी कि 17 पॉइंट समथिंग बार आपका आंसर आएगा, 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 डिग्री है, तो उसका बाह्य कोण कितना होगा? देखिए आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो मान लीजिए कोई भी बहुभुज है, ठीक है, यहाँ पे भुजाएं तो डिसाइड नहीं की गई कितनी भुजाएं, मगर कोई भी बहुभुज होगा जो भी, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज भी आपका एक बहुभुज है। बहुभुज किसको बोलते हैं? 2 भुजाओं से अधिक आकृति वाले जो आकृति होती है उसको बहुभुज ही बोला जाता है। जैसे आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज का ये आपका आंतरिक कोण होगा और ये वाला क्या होगा? ये वाला आपका बाह्य कोण होगा, ठीक है। ये आंतरिक कोण होता है, ये आपका बाह्य कोण होता है। तो यदि हम त्रिभुज को ही लेके चलें तो यदि हम त्रिभुज को लेके चलें तो आपको बोला है कि त्रिभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 डिग्री है। यदि हम बाह्य कोण को हम x मान लें और आंतरिक कोण को हम क्या मान लें? y मान लें, तो दोनों का अंतर कितना? 108 है और दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो आपको पता है ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो पूरा कोण होता है एक सरल कोण होता है और सरल कोण का मान कितना होता है? सरल कोण का मान 180 अंश होता है। तो देखिए, अब देखिए बाह्य कोण हमारा x है, आंतरिक कोण क्या है? y, और दोनों का अंतर कितना है? तो 108 डिग्री है। लेकिन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो देखिए ये वाला जो पूरा कोण बनेगा इस तरह से, वो कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का बनेगा, क्योंकि ये आपका क्या है? सरल कोण है। तो इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना बन जाएगा? तो दोनों कोणों का योग हो जाएगा आपका 180 अंश,
ठीक है। आपसे पूछा है भाई कौन, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछिए। तो जब भी इस तरह के समीकरण दे रखे हो और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो, यानी प्लस वाली वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं? एक्स बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 108 प्लस 180 का आधा कितना हो जाएगा? ये आपका 288 का आधा, यानी कि 144 डिग्री। ठीक है, यानी जो भाई कौन होगा वो कितने अंश का होगा? तो वो 144 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ये आपातकाल संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, तो आपको मेरे को उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपात लगता है? तो राष्ट्रीय आपात की बात जो बात होती है वो लगती है 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति जो का क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। ठीक है, देखिए भाई जो आपका क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसके 3 आधार हैं। 3 आधारों पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। वो 3 आधार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला आधार क्या है? युद्ध, यदि भारत का युद्ध होता है तो तब भी राष्ट्रीय आपात लग सकते हैं। दूसरा क्या है? भाई आक्रमण, यानी यदि बाहर से कोई आक्रमण करता है अपने देश पर, तब भी राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह, यदि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होता है तो तब भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लगा सकते हैं। ये तीनों तीनों जो आधार हैं वो किसके अंतर्गत हैं? आर्टिकल 352 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्र आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो आपातकाल भी 3 प्रकार का होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो आपका हो गया 352 में। अब बात करें कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो यहाँ नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन लगता है आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, इनके राष्ट्रपति जो शासन होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आपको बस कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। ठीक है, किस राज्य में लगा है। इसके अलावा जो तीसरा जो आपका आपातकाल है वो कौन सा है? वो आपका वित्तीय आपात है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। आपको ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये अब तक कितनी बार लग चुका है, भारत में कितनी बार लग चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, वो है कि भारत के संविधान में आपातकालीन प्रबंध कहाँ से लिए गए? आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, यानी किस देश के संविधान से लिए गए? तो आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए, जर्मनी के संविधान से लिए गए। और जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? जर्मनी के संविधान को बोला जाता है बीमर संविधान। ठीक है, इसका नाम है क्या है? बीमर। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन जो उपबंध है भारतीय संविधान में, ये संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग ये आपका पड़ता है 18। ठीक है, भाग 18 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध है। और आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए भारतीय संविधान में? तो जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को किस नाम से जानते हैं? तो बीमर संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये कहाँ पर है? ये आपका इक्वाडोर में है। इक्वाडोर एक देश का नाम है। वही देश कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा कोटोपैक्सी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी तो है और सबसे ऊंचा भी है। ठीक है, क्लियर। ज्वालामुखी के बारे में कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए, जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है आपका बैरन ज्वालामुखी। और बैरन ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, यानी कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ, तो वो बोला जाता है एटना ज्वालामुखी को। ठीक है, सॉरी, स्टाम्बोली ज्वालामुखी को।
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को इस तरह से लिखा जाता है, बैट को इस तरह से, तो गेट को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए, जी का मतलब क्या है, जी का कोडिंग की गई है 5 से, आई की कोडिंग की गई है 1 से, ठीक है, और बी की कोडिंग 3 से, ई की कोडिंग 7 से, ठीक है। ऐसे बैट की कोडिंग इधर की गई है। अब आपको गेट की पूछिए, तो जी की कोडिंग क्या है, जी की कोडिंग 5 है, तो पहले 5 आएगा, ठीक है, तो यानी ये दोनों तो होंगे नहीं। दूसरा, ई की कोडिंग क्या है, ई की कोडिंग है आपकी 2, तो 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर टी की कोडिंग क्या है, तो टी की कोडिंग है आपकी 4, फिर कितना आएगा 4, 5 2 4, 5 2 4, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, असंगत ज्ञात कीजिए, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और शतरंज, इसमें से भिन्न कौन सा है, तो इसमें भिन्न हो जाएगा आपका शतरंज, क्योंकि शतरंज में 2 प्लेयर होते हैं, बाकी हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक 3 किलोमीटर की दौड़ में एक्स बाइक को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से हरा देता है। ज्ञात करेंगे एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक्स को कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दौड़ है, इसमें पहले एक्स और वाई दोनों क्या है, एक ही स्थान पर है, और ये दोनों दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर का मतलब क्या है, 3000 मीटर, मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि समय आपका सेकंड में दे रखा है, और यहाँ पे भी दूरी आपकी मीटर में दे रखी है। अब ये कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई को 60 मीटर से या फिर 5 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब जब एक्स अपनी दौड़ पूरी कर लेता है तो वाई इससे कितना पीछे रह जाता है, तो वाई इससे 60 मीटर पीछे रह जाता है। कितना मीटर, 60 मीटर पीछे रह जाता है, और 5 सेकंड भी इसको ज़्यादा लगते हैं वाई को, एक्स को कम लगते हैं 5 सेकंड और वाई को 5 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, पूछा कि एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी जो बाई है वो 60 मीटर की दूरी यदि पूरी कर लेता तो वो दौड़ पूरी कर लेता, और इसको समय कितना लग रहा है बाइक को 60 मीटर की दूरी तय करने में, तो 5 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब बाइक की चाल कितनी होगी, तो बाइक की चाल हो जाएगी, यानी कि 60 मीटर की दूरी तय करने में इसको 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी कि 60/5, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है, तो पूरी दौड़ को पूरा करने में से कितना समय लगेगा, तो पूरी दौड़ की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 3000 मीटर है पूरी दौड़ की दूरी, तो बाइक को कुल समय कितना लगेगा, बाइक को कुल समय कितना लगेगा, तो बाइक का कुल समय लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी कुल कितनी है 3000 मीटर, और बाइक की चाल कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, यानी 250 सेकंड का समय लगेगा। किसको लगेगा, तो ये बाई को लगेगा। लेकिन आपसे पूछा किसका, एक्स का पूछा है, तो एक्स को कितना समय कम लग रहा है बाई से, तो 5 सेकंड कम समय लग रहा है बाई को, एक्स को बाई से 5 सेकंड कम समय लग रहा है, तो एक्स का समय कितना हो जाएगा, तो एक्स का समय हो जाएगा 250 माइनस के 5, यानी कि 245 सेकंड। ठीक है, एक्स को कितना समय लगेगा, 245 सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, बिहार के किस जिले में है, तो ये तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो गया, तो फिर भी आप याद रख लीजिए, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, बिहार के मुंगेर जिले में है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बिहार में कौन सा नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बिहार में नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए यदि ये जो नदी है पुनपुन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुनपुन जो नदी है वो क्या है, वो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनता है कि पुनपुन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, और दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी भी है। ठीक है, यानी गंगा में मिलने वाली दाईं ओर से अंतिम नदी कौन सी है, तो वो पुनपुन ही है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा हुआ है, पुनपुन किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, दक्षिण बिहार की गंगा नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये नदी कहाँ से निकलती है, ये आपकी निकलती है पलामू की चौरा पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पलामू की चौरा पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है,
110, 29 और 9। यदि हम 110 में से 29 हटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 81 वर्गमूल होता है 9। 110 में से 29 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 81 मिलेगा। उसका यदि हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9। ऐसे ही 55 और 19 का डिफरेंस कितना होता है? तो होता है 36। और 36 का वर्गमूल कितना जाएगा? यहाँ पे 6। अब देखिए 65 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 49। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 49 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा? 7। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो? समानुपात का मतलब क्या होता है? पहली दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर होता है दोनों दूसरी अंतिम दोनों संख्याओं के बराबर। ठीक है। पहली दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर होता है अंतिम दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर। ये मतलब होता है समानुपात का। आपसे पूछा कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये सारी चारों संख्याएं समानुपात में हो जाए। देखिए देखिए क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन में आपको बोला है कि कौन संख्या जोड़नी चाहिए। तो मान लेते हैं कि x संख्या जोड़ी जाए। तो 7 और 17 यानी पहली दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? अंतिम दोनों के अनुपात के बराबर। लेकिन कब बराबर होना चाहिए? जब चारों में कोई समान संख्या जोड़ी जाए। तो इस मान लेते हैं चारों में समान संख्या x जोड़ लेते हैं। ठीक है। जब x जोड़ने के बाद ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब इसको आप क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप क्या करिए, अब आप ऑप्शन की सहायता ले लीजिए। ऑप्शन से उठा के देखिए इसमें जो वैल्यू रखी जाएगी तो किस वैल्यू पर रखने पर ये दोनों बराबर बराबर आते हैं। तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 18। इधर हो जाएगा 22 और 1 23। ये हो जाएगा आपका 47 प्लस 1 यानी कि 48। क्या ये दोनों अनुपात बराबर बराबर है? तो आप कहेंगे बराबर बराबर नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है। अब दूसरा रख के देखिए 3। ठीक है। तो जब इसमें 3 रखेंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20। इधर देखिए 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 25। और 47 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 50। तो 25/50 कितना होता है? 1/2 ही होता है। और 10/20 कितना होता है? 1/2 ही होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? बराबर बराबर हो गए और हमें बराबर बराबर ही चाहिए था। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि वो संख्या क्या होनी चाहिए? वो संख्या हमारी 3 होनी चाहिए। अब इसको देखिए, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करते हैं छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी होती है। यदि हमें छोटी चाहिए तो फिर हम छोटी ही लेके चलते हैं आगे। जैसे सबसे पहले हम इन दोनों में चेक करेंगे इन दोनों में छोटी कौन है। तो 9 तिया 27, 7 पंजे 35। यहाँ 35 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो 27 छोटा होता है। इसका मतलब ये वाली भिन्न जो है वो इससे तो बड़ी है। इसका मतलब ये सबसे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है। अब इसको और इसको लेके चलते हैं। 13 तिया 39 और 11 पंजे 55। यहाँ 55 आ रहा है, यहाँ 39 आ रहा है। इसका मतलब 55 तो बड़ा होता है, 39 छोटा होता है। हमें चाहिए क्या? छोटी वाली चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न सबसे छोटी नहीं हो सकती। तो ये भी खत्म करिए। अब बचा आपका 3/5 और 1/2। 3/5 और 1/2 बचा। इसमें चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब 5 छोटा होता है कि 6 छोटा होता है? तो आप कहेंगे 5 छोटा होता है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है डियागो डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? देखिए आपको पता है कि अपना जो भारत है इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे क्या है? आपका हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है डियागो गार्सिया। ठीक है। डियागो गार्सिया ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप पर किसका कब्जा है? तो ब्रिटेन का कब्जा है। ठीक है। ब्रिटेन का कब्जा है इस द्वीप पर। अब बात आई हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर के बारे में कुछ पॉइंट है। जैसे त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है? तो त्रिभुजाकार महासागर आपका हिंद महासागर ही है। दूसरा पॉइंट, अर्ध महासागर किसको बोलते हैं? तो अर्ध महासागर हिंद महासागर को ही बोला जाता है। इसके अलावा बात करें आर्कटिक महासागर की, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। और बात करें प्रशांत महासागर की, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और दूसरा अग्निवलय कहाँ पाए जाते हैं? अग्निवलय
रिंग ऑफ फायर कहाँ मिलते हैं? तो रिंग ऑफ फायर मिलते हैं आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर के बारे में आप कुछ पॉइंट नोट करिए। जैसे यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले तो एस आकार का महासागर कौन सा है? तो एस आकार का महासागर आपका अटलांटिक महासागर ही है। ठीक है, एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। दूसरा पॉइंट, अंत महासागर किसको बोलते हैं? तो अंत महासागर भी अटलांटिक महासागर को ही बोलते हैं। अब सारे महासागर के बारे में जानकारी हो गई। इसके अलावा जो फाइनल पॉइंट क्या है कि कुल महासागर कितने हैं वर्तमान में, कुल महासागर कितने हैं? तो ये पॉइंट आप कहाँ लिखिएगा? यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, कुल महासागर वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 5 महासागर हैं कुल। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 1 2 3 4 महासागर तो आपके ये हो गए। आपको बताना है कि 5वां महासागर कौन सा है, यानी जो 5वां महासागर है वो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं। तो देखिए इंदिरा सागर, महेश्वर पनबिजली, जोबत या फिर कोयना विद्युत परियोजना। तो देखिए जो कोयना विद्युत परियोजना ये आपकी कोयना नदी पर ही है, ना कि आपकी नर्मदा नदी पर है। और कोयना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में बहती है। अब बात आई नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ पॉइंट नोट करिए। जैसे आपका ये पश्चिम की ओर चलने वाली, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा रिफ्ट वैली, यानी कि रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? वो भी आपकी नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां हैं। तो इसमें नर्मदा भी आई है, तो नर्मदा के बारे में लीजिए, रिफ्ट घाटी से बहती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो भी आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा और पॉइंट नोट करिए। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो नर्मदा नदी के बारे में लिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। कहाँ पर है? आपका एमपी में पड़ता है। एमपी में कहाँ पड़ता है? आपका जबलपुर में। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लीजिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओंकारेश्वर बांध ये किस नदी पर है? तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। ये आपका करंट में क्वेश्चन चल रहा है और आपका यहाँ पे सोलर योजना भी चलाई जा रही है। तो ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी के बारे में एक खासियत और है कि ये नदी क्या बनाती है? ये नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये सारे पॉइंट थे नर्मदा नदी के बारे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। राम 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो देखिए लंबा क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम बना लेते हैं। ठीक है, राम 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। मान लेते हैं ये दिशा कौन सी उत्तर है, मान के लेते हैं ये है ये उत्तर दिशा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से चलना शुरू करता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है इधर, कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है दाईं ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर से लंबा ही होगा। ये कितना चल जाता है आपका? 4 किलोमीटर। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 4 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 4 ही होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। फिर जहाँ वो अपने इससे विपरीत दिशा में आ रहे, अच्छा एक पॉइंट रह गया था आपका, एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा छूट गया कुछ। राम 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, चला दिया हमने। फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर चला दिया। फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर चला दिया। फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर हमने चला दिया। अब क्या रहेगा? फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर चलता है 4 किलोमीटर। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, दाईं ओर मुड़ेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? फिर लौट के यहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ वो अपने से विपरीत दिशा में आ रहे सूरज से मिलता है, अपने से विपरीत दिशा में आ रहे, यानी अभी ये राम किधर चल रहा था? इधर चल रहा था। विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये वाली। यानी कि सूरज कहाँ से आ रहा है? आपसे पूछे सूरज किस दिशा से आ रहा है, तो सूरज किस दिशा से आ रहा है? तो सूरज उत्तर दिशा से आ रहा है। और राम किस दिशा से जा रहा था? तो राम जा रहा था आपका दक्षिण दिशा से। सूरज का दिशा पूछिए तो सूरज किस दिशा से
आ रहा था, तो आ रहा था आपका उत्तर दिशा से। ऑप्शन नंबर बी। कथन है और निश्चित तर्क है। क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या है? हाँ, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। बात एकदम सही है, तो पहला तर्क तो मजबूत है। नहीं, इससे नकद से निबद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ओनली तर्क फर्स्ट प्रबल है, ठीक है, केवल तर्क एक प्रबल है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, खाली 3 ही आएगा। 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा? मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारी क्या है, चौड़ाई हमारी x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x + 3 हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कमरा क्या होता है, आयताकार रूप होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x + 3, और चौड़ाई कितनी है, x है, और क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है, 70 के बराबर। अब आपको ये समीकरण मिल गया, x + 3 × x = 70। अब या तो आप इसको अंदर गुणा करके द्विघात समीकरण बन जाएगा, वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसी x की क्या वैल्यू रखी जाए कि उसमें 3 जोड़ने के बाद हमें 70 मिल जाए। तो आप कहेंगे x बराबर रख दीजिए 7, यहाँ 7 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और दोनों गुणा करेंगे तो आप 70 मिल जाएगा। इसका मतलब x बराबर में कितना मिल गया, 7 मिल गया, और x + 3 बराबर में कितना मिल जाएगा, 10। यानी लंबाई हमारी 10 हो गई और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। पूछा कि आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, l + b। और लंबाई है कितनी, 10 है, चौड़ाई कितनी है, तो 7 है, यानी कि 2 गुणा 17 बराबर के 34, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? वो स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सुजाउद्दौला, शेर खां, सफदरजंग, या फिर सादत खां बुरहान उल मुल्क। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। इसने क्या किया था, स्वायत्त राज्य की स्थापना करी थी। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये जो पूछा था वो क्या पूछा था कि अवध का नेतृत्व किसने किया था, किस समय, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यानी 1857 में जो क्रांति चल रही थी, उसमें अवध से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के समय किसने नेतृत्व किया था? तो वो किया था आपका बेगम हजरत महल ने, ठीक है, बेगम हजरत महल। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम। कहाँ से? साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम कहाँ है आपका? अहमदाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। कब आरंभ हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। कब तक चला था ये? 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि 24 दिन चला था। और इसमें दांडी मार्च की शुरुआत क्यों हुई थी? तो नमक कर के विरोध में, नमक करके विरोध में, ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च जब खत्म हुआ था उसके बाद में कौन सा आंदोलन शुरुआत हुई थी? तो समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च की समाप्ति के बाद में समन्वय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी गई? शुरुआत कर दी गई, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि दांडी मार्च क्यों चलाया गया था? नमक कर के विरोध में। कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930। और कहाँ से लाया गया था? साबरमती आश्रम और अहमदाबाद से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या क्या थी? ठीक है, मान लीजिए जो संख्या थी वो हमारी x थी, हमें गुणा करना था 3/2 से, ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया, x में 3/2 से भाग कर दिया, तो जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x/2, और ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2x/3, और ये किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 3×3 9x, माइनस के 2 दूनी 4x, यानी कि बटे में आ जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा आपका 4x, बराबर हो जाएगा 10 के, ठीक है।
तो 9x में 4x आएगा, कितना बचेगा? 5x बचेगा। बटे में कितना आएगा? 6, जो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। 5 से कट जाएगा आपका 2 बार, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना जाएगा? 12। यानी वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी हमारी 12। नेक्स्ट देखिए, 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? तो एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, ये कैसे निकालते हैं? जो समय दे रखा होता है, जो समय दे रखा होता है उस समय का हमें क्या लेना होता है? हमें उसका एलसीएम लेना होता है। तो घंटियां कितने समय के बाद बजेंगी? तो वो बजेगा उनका एलसीएम के बाद। जितना उनका एलसीएम होगा उतने ही समय के बाद घंटियां बज जाएंगी। तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी? सबसे बड़ी संख्या इसमें आपकी 9 है। तो हम 9 को फॉलो करिए, 9 का डबल करिए, 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18। 18 इनमें से किससे कट रहा है? तो आप करें 6 से कट रहा है। 18 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब 18 का पाना पड़िए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। 18 पंजे 60, सॉरी 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब देखिए 90 किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे 90 कट रहा है आपका 5 से, क्लियर। और अब बचा कितना आपका? 8 बचा और 90 बचा। अब 8 और 90 बचा आपका, ठीक है। 8 में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो आप कहेंगे 2 काट रही है। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 गुणा 4 लिख सकते हैं इसको 90 को 90 रहने दीजिए। तो ये आपका 2 से भी कट रहा है, ठीक है। 90, अब बचा कितना? 4 बचा और 90 बचा, बस सब दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा? 360, ठीक है। ये प्रोसीजर करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। नहीं तो यदि आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कितना जाएगा? 360। यानी 360 सेकंड के बाद में वो क्या करेंगे? एक दूसरे से मतलब एक साथ बचेंगी। 360 सेकंड का मतलब कितना होता है? मिनट में आपसे आंसर पूछा है तो 360 में क्या कर देंगे हम? 60 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 6 मिनट। यानी कि सारी जो घंटियां हैं वो 6 मिनट के बाद में एक साथ मिल जाएंगी। कुल मिला के आपको इनसे एलसीएम पूछा था आपने, तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 360 होता है। समय सेकंड में था तो हमें मिनट में चाहिए था, 60 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 6 मिनट। बस इतना सवाल था, ठीक है, यदि आपको आता है तो। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जिसके अनुसार दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो ये आपके लेटर दे रखे हैं, आपको इनमें अरेंज करके बनाना है अर्थपूर्ण शब्द है, यानी ऐसा शब्द बनाना जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। तो या तो आपको पहली बार में क्लिक कर जाए दिमाग में कि कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है, नहीं आता है दिमाग में तो आपको क्या करना है? ऑप्शन की सहायता लेनी है, ठीक है। ऑप्शन जैसे दे रखे हैं उनको उठाइए और उनको उसी हिसाब से अरेंज करिए। लेकिन आपको ये सिंपल सा दे रखा है वर्ड, वो क्या है? ये आपका एप्पल है, ठीक है। क्या है? एप्पल। उसी को अरेंज करना है आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा? आपको 5 आएगा और सबसे एंड में क्या आएगा? ई यानी कि 2 आएगा। तो 5 से शुरुआत होगी और 2 पे एंड होगा। 5 से शुरुआत, 2 पे एंड, 5 से शुरुआत और 2 पे एंड। तो सिर्फ एक ही आपका क्या है? ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 से शुरुआत है और 2 पे एंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर थे लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के। देखिए आपको और भी नाम दे रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने आपको बता ही रखा था। इनको तो क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं द्वितीय अकबर। सॉरी द्वितीय अकबर नहीं, द्वितीय अकबर ने इनको क्या दिया था? इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। राजा की उपाधि किसने दी थी इनको? राजा की उपाधि अकबर सेकंड या फिर द्वितीय अकबर ने दी थी। दूसरी बात क्या है? इनको भारत के पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तीसरी बात, इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1828 में। तीसरी बात, चौथी बात क्या है? इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी आपकी 1815 में, ठीक है। बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए।
जैसे इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, एनी बेसेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इनके बारे में कि ये पहली महिला थी, प्रथम महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। इनकी पुस्तकों के नाम क्या है, कॉमनवील और एक पुस्तक और इनकी, वो क्या नाम है उनका, यंग इंडिया। वैसे मैंने ये सारी बातें आपको पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उनमें सब में बता रखा है, तो यदि आप लगातार प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो काला कानून किसे कहा था, तो जो आपका रोलेट एक्ट था, जो आपका रोलेट एक्ट था और कब आया था, 1919 में आया था, उसको ही काला कानून कहा गया था। काला कानून क्यों कहा था, क्योंकि ये ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को उठा सकते थे और ना ही उस पर कोई केस चलता था और ना ही जब चाहे जब तक मतलब जब तक वो चाहें तब तक अपने पास रख सकते थे। और इसको बोला गया था कि इस कानून को क्या बोला गया था, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील वाला कानून, ठीक है। ना तो इसमें किसी वकील कर सकते थे इसके खिलाफ, कानून के खिलाफ, ना ही कोई दलील दे सकते थे, ना ही कोई अपील कर सकते थे, ठीक है। इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। इसी कानून के विरोध में आपका जलियांवाला कांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो कांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, वो इसी कानून के विरोध में लोग सभा कर रहे थे। तो जो जनरल डायर उसने क्या करवाई थी, उसने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। विरोध क्यों करे थे, वो इसी कानून के विरोध में कर रहे थे, रोलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 के बराबर है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखिए जो पैरों वाले क्वेश्चन होते हैं, सिर और पैरों वाले, उनकी मैंने ट्रिक बताई रखी है, अलग से वीडियो बनाई थी चैनल पर पड़ी हुई है, लेकिन यदि आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे उसमें आपके एक तो 2 पैर वाला जानवर हो गया, एक होगा 4 पैर वाला जानवर, ठीक है। तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या कैसे निकालते हैं, 4 पैर वाले जानवर की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो पैर दे रखे होते हैं उनका आधा कर दीजिए, जो पैरों की संख्या दे रखी होती है उनका आधा कर दीजिए, तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70। अब जो सिर दे रखे हैं उनको घटा दीजिए, यानी कितना आ गया, 22। तो ये जो आपका निकल के आएगा 22, ये किसकी संख्या निकल के आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। 4 पैर वाला जानवर इसमें कौन है, तो गाय है, तो यानी गाय की संख्या कितनी हो गई, गाय की संख्या हो गई 22। पूछा किससे, क्या है आपका, मुर्गियाँ। तो आपको पता है मुर्गी का भी एक सिर होता है, गाय का भी एक सिर होता है, और कुल सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। तो यदि हमें मुर्गी चाहिए तो हम क्या करेंगे, मुर्गी की संख्या 48 में से 22 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 26। इसका मतलब मुर्गी कितनी होगी, मुर्गी होंगी आपकी 26, ठीक है। यही तरीका है, और इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए। देखिए 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर की संख्या ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका कुल पैर बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या, ठीक है। सिरों की संख्या यही फॉर्मूला है और यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैंने क्या किया, पहले पैरों का आधा कर दिया, यानी 140 का आधा 70 किया मैंने, फिर उसमें सिर घटा दिया ना, 48 घटा दिए, तो हमें क्या मिल गया, गाय की संख्या मिल गई 22। और आपको पता है कि गाय और मुर्गी के दोनों के सब सेम क्या होता है, सिर एक एक ही होता है। तो 48 में से मैंने 22 को हटा दिया तो हमें कितना मिल गया, 26 मिल गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से, ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया गया, घंटे की सुई का घुमा 5:10 पर कितना होगा। तो आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी। तो 5:10 तक कितने घंटे हो जाएंगे, तो 5:10 तक 5 घंटे हो जाएंगे, और मिनट तो आपकी 10 दे रखी है, तो कुल मिला के कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 5 गुणा 30 प्लस 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 डिग्री, गुणा 10 कर देंगे, तो 30 गुणा 5 150,
और 2 से कटेगा आपका 5 बार, यानी कि प्लस के 5, कितना हो जाएगा 155 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए क्वेश्चन को, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, नहीं तो आप बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। सिंपल ही क्वेश्चन है वैसे तो। क्या होता है कि दोनों को गुणा कर दीजिए, पहले जो समय दे रखा है 10 गुणा 30 बटे में जो दे रखा है उनका डिफरेंस, बटे में इन दोनों का डिफरेंस। तो 10 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा 20। 10 से कटेगा आपका ये 2 बार और 2 से कटेगा आपका 15 बार। तो बी अकेला कितने दिन में काम कर देगा, बी अकेला 15 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है। यदि आपके ए भी दे रखा है, यदि आप ए क्या पूछा है आपसे, ए अकेला 30 दिन में और बी पूछा है, तो आप तब भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। यदि यहाँ पे आप बी दे रखा होता, ए पूछा होता, तब भी आप इसी तरीके से निकालते। ठीक है। इसका जो ओरिजिनल तरीका होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए। कभी मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दे तब क्या दिक्कत आएगी फिर। तो ए और बी दोनों दे रखे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में करता है। तो हम क्या करते हैं, जो समय दे रखा होता है उसका हम एलसीएम के बराबर टोटल काम मान लेते हैं। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। तो कुल काम हमने मान लिया 30 काम है। ए और बी 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे, 30/10 यानी कि 3। और ये अकेला एक दिन में 30 दिन में पूरा 30 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहा हुआ है। अब ए अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब बी अकेला कितना काम कर रहा होगा, 3 माइनस के 1 यानी कि 2 काम कर रहा होगा। तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 बनेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है, और टोटल काम कितना है, 30 है। तो पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो बी को समय लगेगा 30/2 यानी कि 15 दिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, आपका संवहन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, वो अधिकतम कहाँ पर होता है, तो वो अधिकतम होता है आपका ध्रुवों पर। ठीक है। क्यों अधिकतम होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो शेप है वो उसी आकार की है, मतलब इस तरह की है कि जी का मान ध्रुवों पर ही अधिकतम होता है। और न्यूनतम कहाँ होता है, न्यूनतम होता है आपका विषुवत रेखा पर। क्लियर। चलिए अगला कुछ प्रश्न देखिए। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको ये ABCD दे रखे हैं, EF, और यहाँ पे दे रखा है क्या क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि अन्य खर्च 6,000 रुपये है तो विज्ञापन का खर्चा कितना है। अन्य किसको दर्शा रहा है, तो अन्य दर्शा रहा है आपका सी को, और सी कितने % को दर्शा रहा है, तो 4% को। इसका मतलब आपको दे रखा है 4% की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। पूछा क्या है, विज्ञापन। विज्ञापन किसको दर्शा रहा है, तो देखिए विज्ञापन दर्शा रहा है आपका ई को, और ई कितने % को दर्शा रहा है, तो 18% को। 4% की वैल्यू रखी है 6,000। आपसे पूछा क्या है, 18% की वैल्यू पूछिए। कैसे निकालेंगे, 6,000 बटे में 4 गुणा 18, तो सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, और 2 से ये कटेगा आपका 3 बार। तो 3,000 इंटू 9 कितना जाएगा, 27,000। यानी विज्ञापन में कितना खर्चा आएगा, 27,000 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि हम 3 और 6 को तथा चिन्ह प्लस और भाग को परस्पर परिवर्तित करते हैं लेकिन माइनस और गुणा को परस्पर परिवर्तित नहीं करते हैं, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान बताइए। यानी इस व्यंजक का मान निकालना हमें। तो जैसे जैसे बोला है वैसे पहले कर लेते हैं। पहले तो इसको लिख लीजिए, 98 + 48 डिवाइड बाई 6 इंटू 13 माइनस के 63। अब बोला क्या है, 3 और 6 को परस्पर चेंज करना है। ठीक है। और किसको चेंज करना है, प्लस को और डिवाइड को। तो प्लस की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा 98 48, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। और 6 की जगह पर कितना आएगा 3, और आपका गुणा 1 6 माइनस के 3 6। ठीक है। यानी 3 की जगह पर 6 आ गया, 6 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 6। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, बोडमास नियम से। बोडमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को। तो भाग कर दीजिए, 98 बटे में 48, 98 बटे में 48। ठीक है। प्लस भाग कर लिया हमने। और नंबर किसका आएगा, गुणा का। गुणा का दे रखा है आपका ये 16 या 48। ठीक है।
बी माइनस का आ जाएगा आपका 36। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है क्या, तो ये आपका 2 से कट सकता है ना, बाकी और किसी से कट रहा है क्या। देखिए यहाँ थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे 98 नहीं है, यहाँ पे कितना है 93 है। कितना है 93। जब ये 93 था यहाँ पे, तो ये 3 की जब कितना जाएगा 6 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 हो जाएगा तो आप पूरा कट जाएगा आपका। अब देखिए 96 में जब 48 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 + 48 माइनस के 36, 48 से 2 कितना हो जाएगा 50, 50 में 36 आएगा तो कितना बचेगा 14। ठीक है, ये नहीं कट रहा था तब मैंने चेक किया क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है मिस्टेक 93 है। 93 के कितना है 6, 96 डिवाइड बाई 48 यानी कि 2, 2 + 48 50, 50 माइनस 36 यानी कि 40। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में बोला है कि राम, श्याम और गोविंद 3 अलग अलग कक्षाओं 6, 7 और 8 में पढ़ते हैं। तीनों को अलग अलग रंग लाल, काला एवं हरा पसंद है। तीनों को अलग रंग पसंद है, आवश्यक नहीं इसी क्रम में। राम कक्षा 7 में पढ़ता है, राम कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है किंतु उसे लाल रंग पसंद है। राम को कौन सा रंग पसंद है, तो राम को पसंद है लाल। ठीक है, राम, श्याम और कौन है, राम, श्याम और गोविंद 3 व्यक्ति हैं। राम को कैसा रंग पसंद है, राम को लाल रंग पसंद है। और गोविंद कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे हरा रंग पसंद नहीं है। देखिए गोविंद को क्या पसंद नहीं है, हरा रंग पसंद नहीं, गोविंद को हरा रंग पसंद नहीं। इसका मतलब गोविंद को कौन सा रंग पसंद होगा, तो गोविंद को पसंद होगा आपका तीसरा रंग कौन सा बचा, काला। तो गोविंद को पसंद होगा काला। 3 ही रंग है, 3 ही व्यक्ति हैं, तो श्याम को कौन सा रंग पसंद होगा, श्याम को पसंद होगा आपका हरा। ठीक है, राम को लाल पसंद हो गया, गोविंद को काला पसंद, हरा पसंद नहीं, इसका मतलब उसको काला पसंद होगा। तो श्याम को कौन सा पसंद होगा, श्याम को हरा पसंद होगा। पूछा क्या है, श्याम को कौन सा रंग पसंद है, तो श्याम को हरा रंग पसंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका अर्थ है कि कार्बन अणु में क्या है। देखिए परमाणु संख्या 6 इसका मतलब क्या है, परमाणु संख्या 6 इसका मतलब 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर ए। जितने परमाणु संख्या होती है उतनी क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है, तो अणुओं की सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैस में होती है, उससे कम किसमें होती है, द्रव में, उससे कम किसमें होती है, ठोस में। तो बढ़ता क्रम पूछा है, सबसे पहले ठोस आएगा, फिर द्रव आएगा, फिर आपका गैस आएगी। ऑप्शन नंबर 1। 16 हैशटैग 2 बराबर 16 है, 12 हैशटैग 6 बराबर 36 है, 6 हैशटैग 1 बराबर 3 है, तो 4 हैशटैग 4 का मान क्या आएगा। तो हैशटैग का यहाँ पर क्या नियम लगाया गया है, तो इसका मतलब है 16 हैशटैग 2 का मतलब क्या है, 16 गुणा 2 बटे में 2, यानी कि दोनों का गुणा कर दीजिए और आधा कर दीजिए, तो 16 दूनी 32 बटे 2 यानी कि 16 ही आएगा। ऐसे यहाँ देखिए 12 गुणा 6 बटे में 2 कितना जाएगा 36, यानी कि गुणा करके आधा करना है आपको। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 बटे में 2 यानी कि 16 बटे 2 यानी कि 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, सभी बादल कोहरे हैं। सभी बादल क्या हैं, सभी बादल कोहरे हैं, ये कोहरे का गोला हो जाएगा कोहरे। ठीक है, फिर कह रहे सभी कोहरे क्या हैं, सफेद हैं, तो सभी कोहरे क्या हो जाएंगे सफेद। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ सफेद बादल हैं तो कुछ सफेद क्या है बादल हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोहरे बादल हैं तो कुछ कोहरे बादल हैं, आपके ये भी सही है, यानी कि दोनों ही क्या निष्कर्ष आपके निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, एक थैले में 5 लाल, 6 पीली और 3 हरी गेंद है। यदि 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों गेंद लाल होंगी या फिर दोनों गेंद हरी होंगी। क्या क्या पूछा है, या तो लाल और या फिर हरी। तो देखिए लाल कितनी है 5 है और हरी कितनी है 3 है। कुल मिला गेंद कितनी है 5 और 6 11 और 3 14। तो लाल या हरी गेंद की प्रायिकता क्या कैसे निकालेंगे, तो लाल कितनी निकालनी है 2 निकालनी है, हरी भी कितनी निकालनी है 2 निकालनी है। तो कुल लाल कितनी है, कुल लाल है आपकी 5, तो 5C2 बटे में कुल कितनी है, तो कुल है आपकी 14C2। ठीक है, प्लस हरी कितनी है, हरी है आपकी 3, 3C2 बटे में कुल कितनी है 14C2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए,
आपको पता ही NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR बराबर क्या होता है, सॉरी NC2 बराबर क्या होता है, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस के r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 5C2 का मतलब क्या है, 5C2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल बटे में ऐसे ही नीचे आ जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस के 2 फैक्टोरियल। 14 माइनस के 2 यानी कि 12 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 14 माइनस के 2 यानी कि 12 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस के 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल बटे में यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 14 माइनस के 2 यानी कि 12 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 माइनस 2 का मतलब 3 होता है और 5 फैक्टोरियल को हम कैसे खोल सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 2 और गुणा फैक्टोरियल 3 आ जाएगा यहाँ से। तो और बटे में इसके क्या है, इसके बटे में आपका 14 फैक्टोरियल को हम खोल सकते हैं 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल को हम खोल सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है पर कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 3 को हम खोल सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे में फैक्टोरियल 2 को हम खोल सकते हैं 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है बटे में सेम इधर आ जाएगा ये फैक्टोरियल 14 गुणा 13 गुणा फैक्टोरियल 12 बटे में फैक्टोरियल 2 को ऐसे लिख लीजिए गुणा फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 खत्म, फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 खत्म, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म। ठीक है, और कुछ बचा 2 से आपका ये 2 खत्म और कोई कट रहा हो तो वो भी काट लीजिए। देखिए और कुछ अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा। 5 गुणा 4 5 गुणा 4 बटे में कितना है, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है 2 गुणा 1। अभी कितना है बटे में 14 गुणा 13 और इसके बटे में कितना है, इसके बटे में आपका फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 गुणा 1 प्लस इधर आइए, इधर कितना है आपका 3 बचा ऊपर और बटे में कितना बचा था 1 बचा था। इस पूरे के बटे में कितना बचा था 14 गुणा 13 बटे में बचा था आपका 2 गुणा 1। ठीक है, अब देखिए इससे तो आपका ये पूरा 2 गुणा 1 यानी 2 गुणा 1 2 से कट जाएगा आपका। अब कितना बचा 5 गुणा 4 बटे में 14 गुणा 13 यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 3 बटे में 1 है, इसको उल्टा करके लिख लीजिए 2 बटे में 14 गुणा 13। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में 14 गुणा 13 कितना होता है 182। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 बटे में 182, तो 20 और 6 जो कि 20 समान है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 बटे में 182 और 26 बटे में 182 आपका 13 से कट जाएगा, तो 13 से कटेगा आपका 2 बार, 13 से कटेगा आपका ये 14 बार। ठीक है, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा आपका 7 बार, कितना आएगा 1/7 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो गया पर सवाल ही ऐसा था तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित का मापन है, यानी पीएच मान किस पर डिपेंड करता है, तो उस मृदा में उपस्थित अम्लीय अंश पर डिपेंड करता है, अम्ल के जो अंश होते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि पीएच मान आपका 7 है इसका मतलब वो क्या है उदासीन है। यदि पीएच मान आपका क्या है 7 से कम है इसका मतलब वो अम्लीय है,
और यदि pH मान 7 से अधिक है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका क्षारीय है। ठीक है, pH मान की खोज किसने की थी, तो pH मान की खोज की थी सोरेनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, आपने वो प्रक्रिया कहते हैं वो क्रिया पढ़ी होगी, रासायनिक क्रिया, जो आपके 11th में थी और 10th में भी थी। तो यही आपका क्या है, रासायन हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, 9 की पावर n गुणा 3 की पावर 5 गुणा 27 की पावर 3 बटे में 3 गुणा 81 की पावर 4 बराबर 27 है। तो n का मान क्या होगा। देखिए n का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि a की पावर m है, उसकी भी पावर क्या है, n है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n, यानी कि mn हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए यदि a की पावर m है और बटे में a की पावर n है तो भाग में क्या होता है, घाताएं घट जाती हैं। देखिए ये इस तरह के कुछ नियम इसमें लगने हैं। तो देखिए 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर आपकी n है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उसकी पावर भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ आप 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, उसकी पावर भी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 3 गुणा 81 लिख सकते हैं 3 की पावर 4, उसकी पावर कितनी दे रखी है, आपको 4 ही दे रखी है। बराबर किसके होगा, ये आपका 27 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर घाते हैं तो घातों का वो आपस में गुणा होगा, तो 3 का यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 की पावर मिल जाएगा आपको 2n, यहाँ से 3 की पावर 5 मिल जाएगा, यहाँ से 3 की पावर कितना मिल जाएगा, 3 दिया 9 बटे में 3 गुणा, और 3 की पावर 4 की पावर 4 क्या है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 की पावर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 16 बराबर 27। आगे देखिए, अब घातें क्या है, बेस समान है तो और गुणा में है तो घातें क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ऊपर से हमें कितना मिलेगा, ऊपर से मिलेगा हमें 3 की पावर 2n प्लस के 5 प्लस के 9, और बटे में कितना मिलेगा, 3 की पावर यहाँ से 1, 3 की पावर कुछ नहीं है, इसका 1 मानी जाती है, 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 17 बराबर 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2n प्लस 9 और 5 14, 3 की पावर 2n प्लस 14, और ये बटे में 17 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस के 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो नियम था a की पावर m बटे में a की पावर n, यानी कि बेस समान होता है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती है, और ये किसके बराबर होगा, 27 के बराबर, और 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक है, जब दोनों तरफ बेस समान है और तो क्या होते हैं, घातें भी समान होती हैं। आधार समान है तो घातें में क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, 3 की पावर दे रखा है 2n प्लस 14 माइनस के 17 बराबर 3 की पावर 3, तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2n प्लस 14 माइनस के 17 यानी कि माइनस के 3 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर ही हो जाएगा। 3 इधर जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा, तो 2n बराबर 6। तो यहाँ से आपका n बराबर कितना मिल जाएगा, n बराबर 6/2 यानी कि 3। n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी आपकी 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 864 में बेचकर अनिल 4% का नुकसान उठाता है, तो 16% लाभ कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो आपका 100% है, ठीक है, तो उसमें 4% हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब कितने बेच रहा होगा, तो वो आपकी 96% पे, इसको मान लीजिए आप 100 रुपये, ठीक है, परसेंटेज मत मानिए, इसको मानिए 100 रुपये। 100 रुपये क्रय मूल्य था, तो 4% की हानि पे यानी 4 की हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 96 में बेच रहा होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 96 हो गया। लेकिन वो चाह रहा है कि उसको 16% का लाभ पे बेचे। जब उसको 16% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो वो बेचेगा 116 रुपये में, सॉरी 116 यूनिट में। क्लियर, यानी यदि क्रय मूल्य 100 था तो पहले वो बेच रहा था 96 में, उसे 16% का लाभ चाहिए, तो अब कितने बेचेगा, 116 में बेचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वो 96 में बेच रहा था तब वो एक्चुअल में कितने में बेच रहा था, तो 864 में बेच रहा था। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 864 बटे में 96। क्लियर, लेकिन हमें चाहिए कि किसकी वैल्यू, 116 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 116 बराबर क्या हो जाएगा, 864 बटे में 96 गुणा 116। 96 से कितने कटेगा आपका, ये 9 बार कटेगा, और 9 इंटू 116 कितना होता है, 16 नंबर 144 और 900,
यानी कि 9×54 आपका, और 11 नंबर 99 और 5 104 1044। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए इसमें से कौन सी इसमें फिट बैठेगी। देखिए यहाँ पे आकृति इसको काट रही है, इसको भी काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, तो काटने वाले देखिए, तो एक तो आपकी ये है और एक आपकी ये है, तो ये दोनों तो होगी नहीं। दूसरा ये किधर जाएगी, आपकी इस तरह जा रही है, तो ये वाली किधर जाएगी, इस तरह से जाएगी। इस तरह से कौन सा जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। अगला देखिए, शिशु पोषक बेबी फीडिंग बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती हैं। तो जो बेबी फीडिंग वाली बोतल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की, उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन की बनी होती है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, रैनिया और सैलोटम दोनों में सामान्य लक्षण पाया जाता है। तो कौन सा लक्षण पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका बीजाणु हानि का। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। ठीक है, दर्पण दे रखा है आपको mn, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो रहा है, तो जो आपका दर्पण प्रतिबिंब ऊपर होगा वो आपका नीचे आ जाएगा, नीचे वाला आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये अपना यहाँ पे है ब्लैक वाला, तो यहाँ पे आना चाहिए नीचे की तरफ। तो कहाँ पे आ रहा है आपका, सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में। जब अनिल ने मनीष को देखा तो उसे याद आया कि वह तो मेरी पत्नी के पिता का बेटा है। यानी मेरी पत्नी के पिता यानी मेरे ससुर, ससुर का बेटा मतलब मेरा साला। तो मनीष का अनिल से क्या संबंध बनेगा, तो मनीष अनिल का कौन लगेगा, साला लगेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ से पकड़ना होता है, मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के पिता मेरे कौन लगेंगे, मेरे ससुर लगेंगे। ससुर का बेटा कौन लगेगा, मेरा साला लगेगा। तो मनीष अनिल का कौन लगेगा, साला लगेगा। इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। यदि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो समान राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या संबंध होता है, 2 वर्ष के लिए, किसके लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या संबंध होता है, तो सी आई बराबर होता है एस आई इंटू 1+R/200। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है, 2 वर्ष के लिए। सी आई आपको दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 510, ऐसा ही साधारण ब्याज आपसे पूछा है, साधारण ब्याज हम मान लेते हैं, साधारण ब्याज हमारा निकालना है, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, 1+R कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपको 12.5% का, 12.5% बटे में कितना है, 200। क्लियर, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 510 तो 510 ही रहेगा इधर, ऐसा ही हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते चला, 1+12 200 कितने बार काटेगा, तो 12.5 100 कितनी बार काटता है, 8 बार काटता है, तो 200 कितनी बार काटेगा, 16 बार काटेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/16। ठीक है, यह देखिए 510 बराबर एक्स, इधर मिल जाएगा 16 का 16 एक 17, 17/16, 17 से कितने कटेगा ये आपका 30 बार, और 30 का गुणा किसमें होगा, 16 में। यहाँ से एक्स का क्या मिल जाएगा, 16 गुणा 30 यानी कि 16×3 = 48 यानी कि 480, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 480 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपको फॉर्मूला बताया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कोशिका में 1024 कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है कि एक बार जो समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से क्या होता है, डबल होता चला जाता है, 1 से डबल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। आपसे पूछा कि 1024 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बार विभाजन करना पड़ेगा। तो देखिए पहले एक कोशिका होगी, 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 से कितना बनेगा, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और 64 से 128, फिर 256, फिर 512, फिर आपका 1024। ठीक है, तो हमें कितनी बार समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 बार समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 1024 कोशिकाएं मिल जाएंगी। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, हमें 10 बार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है, तो वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मसल्स बनती हैं वो किससे बनती हैं, प्रोटीन से बनती हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री
प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपको राइबोसोम को, राइबोसोम को। इसको पैलेट कण भी कहते हैं, पैलेट कण भी इसको कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको राइबोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक खोखली बेलनाकार पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पाइप के निर्माण में लगे तांबे का आयतन बताइए। ये पाइप इस तरह से दे रखी है, खोखली पाइप है। ठीक है, आपको बताना है कि पाइप में जो मटेरियल लगा हुआ है उसका आयतन क्या हो। इसका आयतन कैसे निकालते हैं? तो इसका देखिए व्यास दे रखा है आपको पूरा। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। यदि बाहरी व्यास 10 है तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 10 का आधा यानी कि 5। आंतरिक व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? 3, क्योंकि व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या। त्रिज्या मिल गई, आंतरिक त्रिज्या 3 मिल गई, बाहरी त्रिज्या मिल गई 5। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर गुणा एच। आर क्या है? बाहरी त्रिज्या, और छोटी वाली आर क्या है? आंतरिक त्रिज्या। वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है? 12 वाला 5, 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है उसकी? तो 21 सेंटीमीटर। और सॉल्व कर लीजिए इसको, 7 से कटेगा आपका 3 बार, तो इधर बचेगा आपका 22। और 5 के बार में 3 के बार कटाएंगे तो 25 में से 9 हटाएंगे तो बचेगा 16 गुणा 3। जब इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा आपका? 1056 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1056 घन सेंटीमीटर। वैसे भी आप इकाई के अंक से निकाल सकते हैं। 3 से घटा रहा है, 18 दूनी 36। इकाई अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो पॉइंट का तो कोई सिस्टम है नहीं, पॉइंट वाला तो आएगा नहीं। इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। जब इसमें क्या है? 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कितना है? 6। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हल करें। आपको ये समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। हल करने कैसे हल करेंगे? तो सिंपल क्वेश्चन है, हल कर लेते हैं इसको। 17 ब्रैकेट में दे रखा है 2 इंटू 2 माइनस के एक्स, गुणा कर लेते हैं। 17 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस के 17 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर आपके माइनस दे रखा है, माइनस के 5 गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस के 5x। और माइनस गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस के 60। और एक बट्टे में दे रखा है ये 1 माइनस के 7x, इसका गुणा 8 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एक 8 और माइनस के 8 था 56x। ठीक है, अब देखिए जो x वाली संख्या उनको एक तरफ लिख लीजिए और जो अंक है उनको एक तरफ लिख लीजिए। तो ये माइनस के 17x है, ये माइनस के 5x है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये कितना है? 17 दूनी 34 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस के 7x और माइनस के 5x कितना हो जाएगा? माइनस के 22x। माइनस के 60 बराबर 8 माइनस के 56x। ठीक है, 56x माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 56x माइनस के 22x। ठीक है, बराबर 8 से इधर प्लस का था ही, माइनस के 60 इधर जाएगा तो प्लस के 60 हो जाएगा, और प्लस के 34 इधर जाएगा तो माइनस के 34 हो जाएगा। ठीक है, 56 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 34x बराबर, और 8 और 60 कितना होगा? 68। 68 में से 34 जाएगा तो इधर 34 ही बचेगा। तो 34x का 34 में भाग करेंगे, x बराबर कितना मिल जाएगा? 34/34 यानी कि 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1। एक परीक्षा में 5 छात्र ABCDE हैं। यदि C को B से 5 अंक मिलते हैं, ठीक, कितने छात्र हैं? 5, A B C D और E। ठीक है, अब देखिए यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले, और A से 20 अंक कम मिले, एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले हों, तो और B को कुल 40 अंक मिले हों, तो A को कितने मिले? B को कितने मिले हैं? B को मिले हैं 40। ठीक है, जब B को 40 मिले हैं और C को B से 5 अंक कम मिले हैं, तो C को कितने मिलेंगे? C को मिलेंगे 35। ठीक है, अब D को B से 10 अंक अधिक मिले हैं, तो D को B से 10 अंक अधिक मिले तो D को कितने मिल जाएंगे? 50। और आपको बोला है कि D को B से 10 अंक अधिक मिले हैं और A से 20 अंक कम मिले हैं, यानी D को A से कितने अंक कम मिले? 20 अंक कम मिले, और
ए को जब 50 मिले तो ए को कितने मिले होंगे, 70 मिले होंगे, सॉरी ए को कितने मिले होंगे, 70। क्लियर। पूछा क्या आपसे, ए का ही पूछा तो ए को कितने मिल गए होंगे, 70 मिल गए होंगे। नेक्स्ट है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक किसकी है, जयदेव की है। आपसे कालिदास नाम पे यहाँ पे आया है, तो कालिदास के बारे में कुछ एक दो पुस्तकों के नाम लिख लीजिए, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी है, तो कालिदास की है। ठीक है। मेघदूतम भी किसकी है, ये भी आपकी कालिदास की है। प्रेमचंद की बात करें तो इनके तो काफ़ी पुस्तकें हैं, जैसे गोदान है, गबन है, ठीक है, नमक का दरोगा, ये सब किसके उपन्यास हैं, तो ये कालिदास के ही उपन्यास, सॉरी प्रेमचंद के ही उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है आपका रविशंकर को, पंडित रविशंकर। ये कौन थे, ये आपके सितार वादक थे, सितार वादक। ठीक है। ये इनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न इनको मिला है 1999 में। क्लियर। पंडित रविशंकर कौन थे, सितार वादक। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन थे, तो ये आपके सितार वादक थे। एक विशिष्ट कोड भाषा में पियर्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में स्टेयर को इस तरह से लिखा जाएगा। तो पियर से ये कैसे बना है, तो देखिए एफ में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, एच मिलेगा। ई में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें एच मिलेगा। ए में जब हम 2 जोड़ेंगे तो सी मिलेगा। यानी पहले प्लस के 2 हो रहा है, फिर प्लस के 3 हो रहा है, फिर प्लस के 2 हो रहा है, फिर प्लस के 3 और फिर प्लस के 2। इस तरह से सीरीज चल रही है। ठीक है। तो हमें निकालना किसका, स्टेयर का निकालना है। तो पहले हम प्लस के 2 करेंगे, तो एच में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना मिलेगा, हमें यू मिलेगा। क्या मिलेगा, यू, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और यही आपका क्या है, राइट आंसर। हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार को किस गणितीय चिन्हों के संयोजन से परिवर्तित किया जाए। इन स्टार ग्रेफ इनमें से कौन सा फिट किया जाए कि आपका ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है। आपको क्या करना होता है, आपको अपने दिमाग को तेजी से करना होता है कि ऑप्शन के ज़्यादा से इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। यदि आप थोड़ा तेज प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपका आंसर जल्दी निकल कर जाएगा, वरना आपको फिर ऑप्शन उठा उठा के ही चेक करने होंगे इसमें। तो देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, आपको 30 कैसे मिल सकता है, जब हम 48 में 4 से भाग कर दें तो कितना मिलेगा, हमें 12 मिल जाएगा। और 6 में 3 में गुणा कर दें, 6 3 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, भाग होगा, यहाँ प्लस होना चाहिए और यहाँ पे गुणा होना चाहिए। तो 48 में 4 का भाग करेंगे 12, 6 3 18, 18 प्लस 12 कितना मिल जाएगा हमको, 30। यहाँ पे कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये आपका किस में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन उठा के ही चेक करना पड़ेगा, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या 5 से ज़्यादा लेकिन 9 से कम है, 5 से ज़्यादा है लेकिन 9 से क्या है, 9 से कम है, 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है, तो जो संख्या 7 से ज़्यादा है और 9 से कम है, तो वो संख्या क्या होगी, एक ही संख्या बची बीच में, कितनी बची, 8 बची। इसका आंसर क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। किस समूह ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट का है, ये भी कहाँ खोला गया, ये आपका यूपी में पड़ता है आपका कानपुर, और कानपुर में एक जगह पड़ती है आपकी कोरबा। ठीक है। वहाँ पे आपका क्या है, खोला गया है। किसने खोला है, ये अडानी ग्रुप ने खोला है। ऑप्शन नंबर 3। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, पहली महिला न्यायाधीश। देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश तो बनी नहीं है महिला, पहली महिला न्यायाधीश बन चुकी है, वो कौन है, वो है आपकी फातिमा बीवी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। बात करें लीला सेठ की, तो ये आपकी क्या है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। और सुनंदा भंडारी कौन है, ये आपकी दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे कम उम्र की न्यायाधीश है। ठीक है। और अन्ना चांडी कौन है, ये आपकी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है, यानी प्रथम महिला न्यायाधीश किसकी है, हाई कोर्ट की। ठीक है।
ये हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ये महिला न्यायाधीश है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश तो अभी कोई बना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमशः 100 रुपये और 150 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, दर आपकी सेम है, समय अलग है। समय अलग होने की वजह से क्या हुआ है, ब्याज भी आपकी अलग अलग आ रही है। तो ये 100 है, ये 150 है। अंतर क्यों आया? अंतर इसलिए आया क्योंकि 1 वर्ष का समय बढ़ गया। तो 1 वर्ष में दर कितनी है? 1 वर्ष की दर है आपकी 5%, यानी कि 5% की वजह से आपका कितना बढ़ा? तो 50 रुपये बढ़ गया। पूछा क्या? मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? तो 50/5 गुणा 100, 5 से कटेगा 10 बार, 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। 5% की वजह से कितने रुपये बढ़े आपके? 50 रुपये बढ़े। तो 1% की वजह से कितना बढ़ेगा? 1% की वजह से 50/5 यानी कि 10 रुपये बढ़ेंगे। पूछा क्या? मूलधन पूछा, जो कि आपका अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी? 100 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। एक एथलीट, कुछ एथलीट व्यवसायी हैं और सभी व्यवसायी क्या हैं? अमीर हैं। तो एथलीट वाला, कुछ एथलीट क्या हैं? व्यवसायी हैं। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और सभी व्यवसायी क्या हैं? अमीर हैं। इस तरह से बनेगा। निष्कर्ष क्या निकला है? कुछ एथलीट अमीर हैं, तो कुछ एथलीट अमीर के अंतर्गत आ रहे हैं, इसका मतलब ये पहला सही है। कोई एथलीट अमीर नहीं है, कोई एथलीट अमीर नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? तो सिर्फ आपका एक ही निष्कर्ष निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक और विक्रेता। तो सबसे पहले तो आपका लेखक आएगा। ठीक है, फिर लेखक किसके पास जाएगा? लेखक जाएगा आपका संपादक के पास में, संपादक जाएगा आपका प्रकाशक के पास में, प्रकाशक जाएगा मुद्रक के पास में, मुद्रक जाएगा आपका विक्रेता के पास में। ये सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी 3 से और एंड होगा आपका 5 पे। 3 से शुरुआत, एंड 5 पे। ठीक है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं, तो ये दोनों आपका आंसर नहीं होगा। और लेखक के बाद में कौन आ रहा है? संपादक, यानी 3 के बाद में कौन आ रहा है? 4। फिर 4 के बाद में आपका आ रहा है 2, 3 4 2 किसमें है? इसमें है। ठीक है, 3 4 2। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष आपके 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? तो आपके 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, उनका बर्थडे कब है? उनका बर्थडे है आपका 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 में से आपके 5 तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, 5 स्टॉकहोम। ठीक है, और जो आपका छठा है, इसको शांति का नोबेल बोलते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार, वो कहाँ दिया जाता है? वो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, DFDR का पूर्ण रूप क्या है? तो DFDR का पूर्ण रूप है डिजिटल फाइल डाटा रिकॉर्डर। देखिए, ये क्या होता है? ये आपका जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, उनमें बॉक्स होता है एक तरह का। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है आपका ऑरेंज। कैसे कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या करता है? ये पूरी क्या करता है? उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करता है, मतलब पूरी जो घटनाएं होती हैं उसमें एरोप्लेन में, वो पूरी रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, जैसे कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एरोप्लेन वगैरह, तो उससे जानकारी मिल जाती है कि क्या वजह रही होगी, तो उसके लिए काम आता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, डिजिटल फाइल डाटा रिकॉर्डर। देखिए, इसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज, लेकिन इसको बोला गया जाता है ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। उसका कलर कैसे कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, शेष के 50% स्नातक हैं तथा अवशिष्ट कितने? 180 स्नातकोत्तर हैं। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? देखते हैं इसे। देखिए, मान लीजिए कि टोटल जो कर्मचारी थे वो कितने थे? 100 कर्मचारी थे, जिनमें से 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं। तो मैट्रिक वाले कितने हैं? मैट्रिक वाले आपके 40 हैं। ठीक है, मैट्रिक वाले कितने हैं? मैट्रिक आपके 100 का 40% 40 ही होता है, तो मैट्रिक वाले कितने हो गए? 40 हो गए। अब CS कितने बचे? तो CS बचे आपके 100 - के 40 यानी कि 60।
अब आपसे बोला कि शेष की 50%, तो 60 का 50% कितना होगा? 60 का 50% 30 ही होगा। फिर 8 से 2 बार, 2 से 30 बार, कितना होगा? 30। यानी कि 30 कर्मचारी कैसे हैं? 30 कर्मचारी आपके स्नातक हैं। कैसे हैं? स्नातक। अब बचे कितने? 60, 100 में से 40 तो ये निकल गए, 30 ये निकल गए। अब कितने शेष बचे? अब शेष बचे आपके 30 ही बचे ना। 40 और 30 70, 70 हटा देंगे तो 30 बचेंगे अभी, ठीक है। और जो शेष 30 बचे वो कितने हैं? वो आपके स्नातकोत्तर हैं, स्नातकोत्तर, ठीक है। जो कि एक्चुअल में है कितने? तो एक्चुअल में ये आपके 180 है, ठीक है। तो 30 की वैल्यू कितनी है? 180। पूछा किसका है? स्नातक। स्नातक कितने हैं? 30 ही है, तो स्नातक भी कितने हो जाएंगे? 180 ही हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने 100 माने थे टोटल कर्मचारी, तब हमारे स्नातकोत्तर निकल के आए थे 30, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 180। तो पूछा क्या है? स्नातक पूछा है, जो हमारे कितने थे? 30 थे। तो जब इस 30 की वैल्यू 180 है, तो इस 30 की वैल्यू भी कितनी होगी? 180 ही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला प्रश्न है, ए सी ई जी अनुपात ये दे रखा है, इसका संबंध किससे हुआ? देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है कि ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है, सी का एक्स होता है, ई का वी होता है और जी का डी होता है, ठीक है। अब आप यही लॉजिक यहाँ लगा दीजिए। आई का विपरीत क्या होता है? आर होता है। पैरामीटर क्या होना चाहिए? पैरामीटर आपका आर होना चाहिए, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। सबका चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य 500 रुपये है और एक बच्चे के लिए टिकट का मूल्य कितना है? 200 रुपये है। दो वयस्कों के साथ में एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 20 वयस्क हैं और 8 बच्चे हैं, तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? देखिए जो वयस्क है उसकी टिकट कितनी है? 500 रुपये है, और बच्चे की टिकट कितनी है? तो 200 रुपये की है। जब 20 वयस्क जा रहे हैं तो 8 बच्चे फ्री में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितनी छूट मिल रही है? यदि बच्चे फ्री में ना जाएं तो कुल मिलाकर खर्चा कितना आएगा? तो जब बच्चे फ्री में नहीं जाएंगे तो कुल मिलाकर खर्चा कितना आएगा? तो कुल मिलाकर खर्चा जो आएगा वो आएगा, तो देखिए 20 तो वयस्क हैं और हर एक वयस्क की टिकट कितनी है? 500 की, प्लस 8 बच्चे हैं और हर बच्चे की टिकट कितनी है? 200 की। तो 20 पंजे 100, यानी कि 10,000 तो ये हो गया, प्लस 8 दूनी 16, यानी कि 1600 ये आ गया। कुल मिला के जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10,000 प्लस 1600, यानी कि 11,600, ठीक है। यानी यदि बच्चे फ्री में नहीं जाते हैं तो कुल मिला खर्चा कितना होता है? 10,600 का होता है, सॉरी 11,600 का होता है। लेकिन बच्चे क्या जा रहे हैं? फ्री में जा रहे हैं, क्योंकि 20 के साथ में 8 बच्चे हैं, एक के साथ में 2 जा सकते हैं फ्री में, तो 20 के साथ में 10 जा सकते हैं। जब बच्चे कितने हैं? 8 ही हैं, तो इसका मतलब ये सब फ्री में जा रहे हैं। तो जब फ्री में जा रहे हैं तो इसका मतलब कितने रुपए कमी हो जाएंगी? तो 1600 रुपये की टिकट नहीं लगेगी। इसका मतलब अब टिकट कितनी की लगेगी? अब टिकट लगेगी 10,000 की, ठीक है। तो कितने रुपए बचा लिए उन्होंने? तो इन्होंने बचा लिए 1600 रुपये बचा लिए, यानी जो बच्चों की टिकट लग रही थी उस उतने रुपए क्या कर लिए? बचा लिए। तो कितने रुपये का खर्च, मतलब कितने रुपये की छूट मिली उनको? पहले कुल खर्चा हो रहा था 11,600 का, ठीक है। 11,600 कुल खर्चा था, लेकिन कितने बचा लिए इन्होंने? 600 रुपये, सॉरी 1600 रुपये बचा लिए। बस कितने परसेंट बचा लिए? गुणा कर देंगे 100 का। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब काटिए, कुछ कटेगा ये आपका, ये आपका 4 से कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 नेम 36, 4 से कटेगा आपके 400 बार। 29 बट्टे, सॉरी 400 बट्टे 29 किसका होता है? तो 29 का भाग कर लीजिए। 29 का भाग जब हम 400 में 29 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 29 से कम 29, कितने बचेंगे आपके? 11, और 29 × 87, ठीक है। 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 16 होते तब जाता। तो 13 पॉइंट समथिंग आपका क्या आएगा? आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जब आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप इतने से काम चलाइए। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ से आशा है, डीआरडीओ से क्या आशा है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो समीर कामत, समीर कामत, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आगा खां कब पूछता, आगा खां कब पूछता तो उसका संबंध तो हॉकी से था, लेकिन आगा खां गोल्ड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, यहीं पे आप नोट कर लीजिए, आगा खां कप, इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपका हॉकी से है, लेकिन आगा खां गोल्ड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध भी आपका फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध भी किससे है? तो वो भी आपका फुटबॉल से ही है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध भी किससे है? फीफा का संबंध भी आपका फुटबॉल से ही है। नेक्स्ट देखिए, किसी निकासी नल से एक निश्चित दर से पानी बहने पर एक स्विमिंग पूल 9 घंटे में भर सकता है। दूसरे निकासी नल से एक निश्चित दर से पानी बहने पर उसी स्विमिंग पूल को 5 घंटे में भरा जा सकता है। इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो स्विमिंग पूल अनुमानतः कितने घंटे में भर जाएगा? देखिए, एक भर रहा है आपका 9 घंटे में, दूसरा भर रहा है आपका 5 घंटे में। एक भर रहा है, मान लीजिए एक पहला ए है वो 9 घंटे में भर रहा है, और जब दूसरा बी है वो 5 घंटे में भर रहा है। मान लेते हैं टोटल क्षमता है स्विमिंग पूल की वो दोनों के एलसीएम के बराबर है, 9 और 5 का एलसीएम 45 यूनिट है। ठीक है, जब ये 9 घंटे में 45 यूनिट भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 यूनिट। और ये 5 घंटे में 45 यूनिट भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा? 9 यूनिट। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर देंगे? 14 यूनिट पानी भर देंगे। भरना कितना है? 45 भरना है, तो कितना समय लग जाएगा? जब ये दोनों चलेंगे तो ए प्लस बी जब दोनों चलेंगे तो कितना समय लग जाएगा? दोनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? दोनों 1 घंटे में भर रहे हैं आपका 14 यूनिट। तो 45 बट्टे में 14 कितना आएगा? 14 दिया 42, यानी 3 पॉइंट समथिंग आपका क्या आएगा? आंसर आएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, यदि x प्लस 5 बड़ा है 2 से और x माइनस 3 छोटा है 7 से, तब x का मान निश्चित रूप से किस सीमा के मध्य होना चाहिए? देखिए, आपको दे रखा है कि x प्लस 5 किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर जाएगा तो x बड़ा हो जाएगा 2 माइनस के 5, यानी कि x बड़ा हो जाएगा माइनस के 3 से। ठीक है, अब इसको देखिए, x माइनस के 3 छोटा है 7 से, तो x 3 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर हो जाएगा 7 प्लस के 3, सॉरी x छोटा हो जाएगा 7 प्लस 3, x छोटा हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10 से। तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 और 10 के बीच में होगी, -3 और 10 के बीच में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों को प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखते हैं इसको। देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:1। लड़के और लड़कियों का अनुपात है आपका 4:1। ठीक है, 4:1। तो ये हम एक्चुअल वैल्यू मान लें, यदि हम मान लें कि 4, इसको 40 मान लेते हैं, इसको अपनी सुविधा के लिए 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब भी अनुपात इनका 4:1 ही है, अपनी सुविधा के लिए आप इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे बोला जाए कि यदि लड़कों के आपसे बोला गया है कि लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब लड़कों के 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो छात्रवृत्ति नहीं वाले कितने लड़के हैं? ठीक है, तो छात्रवृत्ति नहीं वाले लड़के हैं 25%, यानी 40 का 25%। तो 40 का 25% कितना हो जाएगा? 25 से 4 बार, 4 से 10 बार, यानी कि 10 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, अब लड़कियों के कितने परसेंट को छात्रवृत्ति मिलती है? तो लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब लड़कियों के 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। 100 माइनस के 70 यानी कि 30%। तो लड़कियां कितनी छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली? तो 10 का कितना परसेंट? 30%। कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 लड़कियां ऐसी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कुल कितने विद्यार्थी हो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो 10 लड़के हो गए, 3 लड़कियां होंगी। कुल विद्यार्थी कितने हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? वो हो गए आपके 10 प्लस के 3 यानी कि 13। तो ये कितने परसेंट हो जाएंगे? तो कुल जो टोटल विद्यार्थी थे 40 प्लस 10 कितने थे? 50 थे। 50 में 13 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो कितने परसेंट बन जाएगा ये? तो 13 बट्टे में 50 गुणा 100, 50 से कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 26%। यानी कि 26% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक, सियोल, मनीला या फिर काठमांडू? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला ही है। ठीक है, बात करें मनीला की, तो मनीला में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चावल अनुसंधान केंद्र आपका मनीला में ही है। दूसरा, जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी कहाँ पर दिया जाता है? ये भी आपका मनीला में ही दिया जाता है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? आपका मनीला में दिया जाता है। बात करें काठमांडू की, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय आपका यानी दच्चीस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में ही है। और काठमांडू किसकी राजधानी है? तो काठमांडू राजधानी है आपकी नेपाल की। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। क्लियर? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द को चुनिए। MOQS ये दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है, इसमें से विषम कौन सा होगा? तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगे हुए हैं। देखिए एम में 2 जोड़ेंगे तो O आएगा, O में 2 जोड़ेंगे तो Q, Q में 2 जोड़ेंगे तो S, यानी कि 2 का अंतर है इन सब में। यहाँ पे भी 2 का अंतर है और आपका यहाँ पे भी 2 का अंतर है। जबकि इसमें कितने का अंतर है? तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 1 का है। तो ये सब क्या है? इन तीनों से अलग है। विषम ही पूछा था, विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वृत्त गोरे लोगों को दर्शाता है और आयत शादीशुदा लोगों को। ठीक है, शादीशुदा पूछा क्या है? तो कौन सी संख्या ऐसी है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो गोरे भी हैं और शादीशुदा भी हैं? यानी दोनों के अंतर्गत कौन सी आ रही है? दोनों के अंतर्गत आ रही है अभी 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक बढ़ई ने 10 घन फुट की क्षमता वाला लकड़ी का एक आयताकार बक्सा बनाया। यदि बढ़ई इसी प्रकार का दूसरा आयताकार बक्सा बनाए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पहले इस वाले बक्से से 2 गुनी है, तब नए बक्से की लंबाई, तब नए बक्से की क्षमता कितनी होगी? ये पहले जो क्या कहते हैं क्षमता थी वो कितनी थी? 10 घन फुट थी। हर एक क्या होगी? डबल हो गई है। जब हर एक डबल हो जाएगी तो लंबाई भी 2 हो गई है, चौड़ाई भी 2 हो गई, 2 दुगुनी कर दी है और आपकी क्या है? ऊंचाई भी 2 गुनी कर दी है। तो कुल मिलाकर जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। पहले आयतन कितना था? 10 घन फुट था। अब आयतन कितना हो जाएगा? गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 घन फुट। ठीक है, 80 घन फुट क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। यानी हर एक चीज़ डबल हो रही है तो कुल मिला के जो आयतन में फर्क पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 गुना उसका आयतन हो जाएगा। पहले आयतन 10 घन फुट था, तब आयतन कितना हो जाएगा? 80 घन फुट। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सबसे ऊंचा झरना कौन सा दुनिया का? वो है आपका एंजल वाटरफॉल, जो कहाँ पर है? आपका वेनेजुएला में। वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला किस महाद्वीप में पड़ता है? यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पे वेनेजुएला किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए वेनेजुएला में घास के मैदान भी है, वो कौन से हैं? लानोस। लानोस घास के मैदान कहाँ पर है? वो आपके वेनेजुएला में। ठीक है, इसको देखिए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड? तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, सॉरी क्या हो जाएगा इसका? रायपुर। ये रायपुर का अभी नाम चेंज हो गया ना, इसका नया नाम क्या है? जरा कमेंट बॉक्स में बता देना। और गोवा किसकी राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी तो आपकी पणजी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? गोवा। बात करें झारखंड की, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? तो औसत गति पूछिए, आपके लगभग में पूछिए। तो देखिए औसत गति हम कैसे निकालते हैं? तो औसत गति निकालने के लिए हमें चाहिए औसत गति बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय।
ठीक है। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी आपकी 10 किलोमीटर पहले यहाँ पे चल रहा है, 12 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, तो कुल दूरी हो जाएगी 10 + 12। कुल समय कितना लग जाएगा, तो पहली कंडीशन में समय कितना लग रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4 यानी कि 10/12। और दूसरी कंडीशन में समय लग रहा है आपका दूरी बट्टे 4 यानी कि 12/10। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर से मिल जाएगा हमें 10 + 12 यानी कि 22। यहाँ से क्या मिल जाएगा 10 × 10 100, 12 × 12 यानी 144। तो कुल मिला के 100 + 144 बट्टे में 12 दाई 120। तो सॉल्व करिए इसको, तो 120 ऊपर चला जाएगा, तो 22 × 120 बट्टे में 100 + 144 यानी कि 244। ठीक है, कुछ कर सकते हैं इसमें से, तो काट लीजिए। 4 से कटेगा आपका 30 बार, 4 से कटेगा आपका 61 बार। अब 30 × 22 मैंने 22 दिया 66, 660 बटे में 61। 61 का इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, देखिए ये आपका तो 61 एकम 61 कितना बचा यहाँ पे 5, जीरो ना जाने का 0, फिर पॉइंट लगा लेंगे 500 और 6 × 54 6 × 48 यानी लगभग 10.8 बार जाएगा। 10.8 बार आपका इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए बार बार इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में आपके, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जो लिखा हुआ इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे 36 पुस्तकों का क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 36 का CP 30 के SP के बराबर है। SP मतलब विक्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य। तो CP और SP का रेशियो यहाँ से कितना मिल जाएगा 30/36, काट लीजिए, 6 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 6 बार यानी कि 5/6। यानी यदि क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है 6, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो प्लस के 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ कितने पे 5 पे, 1 का लाभ कितने पे क्रय मूल्य पे यानी कि 5 पे। कितने % का लाभ हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 20 बार, 20 एकम 20 यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाइए। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, तो देखिए C और H सब दोनों में कॉमन है, सब में कॉमन है, C और H क्या है सब में कॉमन है। अब तीसरा लेटर चेक करते हैं, यहाँ पे E है, यहाँ E है, ये भी है, यहाँ पे क्या है A। तो इन चारों में पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 2, ठीक है, जो कि आपका इन इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तो दूसरे नंबर पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या M है, यहाँ A है, यहाँ M है, यहाँ पे E है, तो सबसे पहले क्या आएगा A आएगा, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका तीसरा वाला, तो 2 के बाद क्या आएगा आपका 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बोस्टन चाय पार्टी निम्नलिखित में किस क्रांति से संबंधित है, तो बोस्टन चाय पार्टी घटना हुई थी 1773 में। उस समय कौन सी क्रांति चल रही थी, उस समय चल रही थी आपकी अमेरिकन क्रांति। ठीक है, चाय के टैक्स से संबंधित क्रांति, चाय से टैक्स से संबंधित कोई घटना थी ये, जो कि आपके अमेरिका के तट पर हुई थी, तो वही यहाँ पे क्या है बोस्टन टी पार्टी की घटना है। किस क्रिकेटर को 27 फरवरी 2019 को नाइट वुड की उपाधि से नवाजा गया था, तो नाइट वुड की उपाधि से अभी जो हाल ही में नवाजा गया वो नवाजा गया आपका एलिस्टर कुक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कथन और पूर्वानुमान, बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना वांछनीय होता है, इसके पीछे क्या पूर्वानुमान रहा हुआ, यानी ये कथन क्यों बोला गया होगा, उसके पीछे क्या पूर्वानुमान है वो देखिए। उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने हेतु तत्पर रहता है। बात एकदम क्या है सही है। विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चा का दाखिला नहीं करते, तो ये तो आपका गलत है। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एक ही पूर्वानुमान निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे इसके घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए मान लीजिए आपकी घड़ी है, इसमें आपका यहाँ पर 9 बजता है और यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है और आपका यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, तो जब आपके 9 बज रहे हैं तो ये दिशा कौन सी है, 9 बजे आपकी घंटे वाली सुई इधर होती है और मिनट वाली सुई आपकी कौन सी होती है, इधर होती है। तो जब बोला गया कि जब 9 बज रहे हैं तो उसी घंटे वाली जो सुई है वो उत्तर दिशा में, यानी ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी।
तो ये कोई दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, जब ये उत्तर है ये दक्षिण है तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी पूरब हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी आपकी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब आपसे बोला है कि 2 बजे इसकी मिनट वाली सुई किधर होगी, तो 2 बजे जब 2 बज जाएंगे, जैसे 1 ये हो गया 2 ये हो गया, तो 2 बज रहे होंगे तो मिनट वाली सुई तो 12 पे ही होगी, तो इसकी मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 के ऊपर ही होगी। जब 12 के ऊपर होगी तो ये दिशा कौन सी है, दिशा कौन सी है आपकी पूरब है। बस ये तो पूछा था कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, मिनट वाली दिशा आपकी पूरब दिशा में हो जाएगी। जब संतोष अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 25% अनुमान लगाता है तो उसकी वास्तविक हानि कितने परसेंट, वास्तविक हानि का मतलब क्रय मूल्य पर उसकी हानि कितनी है, विक्रय मूल्य पर निकालना है। अभी किस पर दे रखी है इसने, विक्रय मूल्य पर दे रखी है, कितने परसेंट है 25% की, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। देखिए कितनी होती है 1/4, 25% बराबर होता है 1/4। अभी जो हानि दे रखी है इसने 25% की, वो दे रखी है विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब विक्रय मूल्य इसका 4 है और 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा इसका 4 + 1 यानी कि 5। क्रय मूल्य कितना होगा 5 होगा, तभी तो 1 की हानि हो रही है, तो 4 में पीछे आ रही है। जब क्रय मूल्य 5 है, 1 की हानि हो रही है, तो वास्तविक हानि पूछी आपसे, वास्तविक हानि हो मतलब क्रय मूल्य पर हानि कितनी हो परसेंट की हो रही है, तो 1 की हानि हो रही है कितने पे 5 पे हो रही है, तो कितने परसेंट की हो जाएगी, गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम के प्रमुख साइमन सिएटल के अनुसार जून 2024 को अपेक्षित ग्लोबल वार्मिंग स्तर क्या था, तो ग्लोबल वार्मिंग स्तर कितना था, 1.5 था, 2 था, यहाँ पे 2.7 था, यहाँ पे 3 था, कितना था 2.7। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, CO2 की मात्रा। ठीक है, बढ़ती हुई मात्रा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नए आपराधिक कानूनों के लिए जून 2024 को NCRB द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, NCRB गाइड, आपराधिक कानून नेविगेटर, NCRB आपराधिक कानून संकलन या फिर कानूनी विधान ऐप। तो जो NCRB के द्वारा नया ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है, NCRB आपराधिक कानून संकलन, ऑप्शन नंबर 3। 80 से 95 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 80 से 95 तक संख्याएं हैं कितनी, आप कहेंगे 80 से लेकर 95 तक, यानी कि 80 भी इसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी आपकी 16। कितनी संख्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। पूछा क्या योगफल पूछा है, तो योगफल बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणाएं संख्या यानी कि n। तो आप कहेंगे इसमें संख्याएं कितनी है, तो संख्या आपकी इसमें 16 है। 80 से लेकर 95 तक कितनी संख्या है, संख्या आपकी 16 है। प्रथम पद किसका है, 80 है, 80 लिख लीजिए। अंतिम पद कितना है, 95, 95 लिख लीजिए। बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और संख्या कितनी है, संख्या आपकी 16। बस सॉल्व कर लीजिए। 95 + 80 कितना होता है, 95 + 80 होता है 175, बटे में 2 गुणा 16, 2 से कटेगा आपका 8 बार, और 8 का गुणा 175 में करें कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 2 × 7 = 8, 136, और 40 140। ठीक है, यानी कि 1400। कितना योगफल हो जाएगा इसका, 1400 इसका योगफल हो जाएगा। इसको देखिए, sin x + cos x का महत्तम मान क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, sin x + cos x, इसका एक क्या होता है स्टैंडर्ड होता है, वो क्या है, यानी a sin थीटा + b cos थीटा, a sin थीटा + b cos थीटा दे रखा हो, आपसे क्या पूछे, महत्तम मान पूछे, महत्तम मान पूछे, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है √a² + के b², इसका महत्तम मान का फॉर्मूला होता है। जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, हमको 1 मिल जाएगी, और b की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, यहाँ से b 1 मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का यानी कि sin x + cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो महत्तम मान हो जाएगा आपका √1 का वर्ग + 1 का वर्ग, यानी कि √2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखिए, 5.8 × 2.5
प्लस 0.6 इंटू 6.75 प्लस 139.25 की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए या तो आप इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करने में तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसका एक तरीका होता है डिजिट सम, अंकों का योगफल, ठीक है, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 5 और 8 का योगफल कितना होता है 13, 13 का योगफल कितना होता है, 13 के अंकों का योगफल कितना होता है, 13 के अंकों का योगफल यानी 1 + 3 कितना होता है 4, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपको 4। फिर 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे आपका 6 ही है, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 7 12 और 5 17, 6 और 7 सॉरी 13, 13 और 5 18, 18 का योगफल कितना होता है 9, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कितना है आपका 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 7 17, 17 का योगफल कितना होगा 8। अब देखिए इसके अंकों का योगफल है कितना, आपको पता जब भी हम डिजिट सम लगाते हैं तो उसमें अंकों का योगफल 9 किसके बराबर होता है 9 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो 9 का गुणा जब हम इसमें कर रहे हैं 6 में तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिलेगा 0, इसको तो आप 0 छोड़ दीजिए। अब देखिए 7 चौक 28, 28 को हम क्या ले सकते हैं, 28 को अंकों का योग कितना हो जाएगा 2 8 10, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा आपको 0 और यहाँ से मिल जाएगा आपको 8। देखिए यहाँ पे थोड़ा जोड़ने में गड़बड़ हो गई है, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 3 सॉरी 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 का मतलब कितना है, 20 का मतलब डिजिट सम कितना आ जाएगा 2, 20 के अंकों का योग कितना आएगा 2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2, तो 1 + 0 + 2 यानी कुल मिला के अंकों का योग कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसके अंकों का योग कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। आप चेक कर लीजिए यहाँ कितना है 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 के अंकों का योग कितना होता है 9 और 1 10 यानी कि 1 होता है। जब इसका 1 है तो देखिए यहाँ पे 157 है 60 है 147 60 है, तो इससे 1 कम हो जाएगा इसका, जो कि 5 के बाद 4 ही तो हुआ है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे जब 0 है तो यहाँ 60 है यहाँ 80 है, तो यहाँ कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना 57 80, इसको जोड़िए तो 1 और 5 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 का डिजिट सम कितना होता है 3 होता है, तो उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, हमसे 3 ही तो पूछा था, ठीक है। इसका कितना आया था, इसका आया था आपका 1 और 4 5 और 7 12 और 8 20, 20 का 2 आया था, इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका 0 आया, इसका 1 आया, हमें चाहिए कितना 3 चाहिए था, 3 किस में आया 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 में आया, ठीक है। आगे आप कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, हॉकी इंडिया ने सीनियर राष्ट्रीय महिला टीम के लिए नया कोच किसे नियुक्त किया है, तो हॉकी इंडिया के नए कोच कौन बने, हरिंदर सिंह, कौन बने हरिंदर सिंह बने, ठीक है। हॉकी इंडिया के नए कोच कौन बने हरिंदर सिंह। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के हवाई अड्डे ने 24 मई 2024 को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन प्राप्त किया है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी या फिर श्रीनगर। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल जो प्रमाण प्राप्त किया है, मतलब उनको वेस्ट को क्या कर दिया है, वेस्ट को बिल्कुल जीरो कर दिया, तो वो किसको मिला, वो मिला तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि कहाँ पर है केरल में, ठीक है। तो ये थी आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपके काम आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।